वेलकम टू फायर कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सब? ठीक हो? तो आज हमने 10th की सीरीज तो चली हुई है, 10th का पहला चैप्टर भी चल ही रहा है, तो साथ साथ में हम 8th का जो पहला चैप्टर है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, ये भी साथ साथ में एक एक लेक्चर करते रहेंगे, क्योंकि काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है तो हम वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। तो पहला जो हमारा इसका पहला चैप्टर जो है वो है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। इसमें पढ़ना क्या हमने, मतलब क्या चीज़, देखो आप मतलब इसमें हमने ये पढ़ा कि क्रॉप्स उगाने से लेकर खाने तक, मैं बोलूँ उगाने से लेकर खाने तक बीच बीच में क्या कैसे कैसे क्या क्या प्रैक्टिस की जाती है, क्या क्या किया जाता है जिस कारण हमारा जो है क्रॉप ग्रो होती है, और उसकी मैनेजमेंट कैसे की जाती है, क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप को प्रोडक्शन कैसे की जाती है, और इसकी मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। सबसे अगर क्रॉप की प्रोडक्शन करते हैं सबसे पहले पता ये होना चाहिए क्रॉप होता क्या है। सबसे पहले पता ये होना चाहिए कि क्रॉप होता क्या है। तो हम कह सकते हैं कि जब व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, मतलब किसी कोई प्लांट जो सेम काइंड का हो कल्टीवेट किया जा रहा है सेम लैंड पर, बहुत सारे एरिया पे, सेम लैंड पर लार्ज एरिया को क्रॉप बोलेंगे। तो अब फिर एग्रीकल्चर है वो तो बात की बात है। अब हमारे इंडिया में क्या है, क्रॉप्स मोस्टली दो तीन कैटेगराइज, तीन कैटेगरी में, क्या अक्सर क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा क्यों होता है, दो या तीन कैटेगरी में क्यों काटा गया है। पहले मैं टाइप्स लिखता हूँ इसकी, जो हमारा पहला टॉपिक है टाइप्स। पहला हमारा रबी वाली, फिर है हमारी खरीफ, खरीफ क्रॉप, ठीक है। और तीसरी वाली आती है हमारी जैद वाली, ये अलग से पढ़ाऊंगा मैं। अब क्वेश्चन ये इरेज होता है कि देखो हम कि क्रॉप्स की टाइप्स क्यों बनाई गई, पूछने वाला क्वेश्चन हो कि हमारे यहाँ पे सीजन अलग होता है, टोपोग्राफी अलग है, क्लाइमेटिक चेंज अलग है। इन सभी चीजों को देखते हुए हमने क्रॉप्स को कैटेगराइज किया है दो कैटेगरी, क्योंकि कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं कुछ सर्दी में उगाई जाती है विंटर्स में, कुछ क्रॉप ऐसी जो समर्स में उगाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होता रहता है, तो क्लाइमेट के हिसाब से ही हम क्रॉप्स को भी उगाते हैं। तो उस आधार पर हमने क्रॉप्स को दो कैटेगराइज में किया है। पहला आता है हमारा रबी क्रॉप्स, तीसरी आती है हमारी, दूसरी आती है हमारी खरीफ क्रॉप, और तीसरी आती है हमारी जैद क्रॉप। तो मेरे पास एक ट्रिक पड़ी हुई है इसके लिए, वो क्या है, सभी बच्चों को मैंने सिखाई भी है। मैं ट्रिक यहाँ पे बताता हूँ आपको, मैं यहाँ पे रेज करके एक ट्रिक बता देता हूँ, वहां से ट्रिक आपको याद रहिएगा। जैसे जोक, जोक मारते हो आप कहाँ पे, रूम में, ठीक है। जोक मारते हो आप रूम में, ये मेरी ट्रिक है जो मैंने खुद की बनाई है। अब जो क्रॉप जून में लगाई जाए, सुनते रहना, जो क्रॉप हमारी जून में लगाई जाए अक्टूबर में काटी जाए उसको खरीफ बोलेंगे, ठीक है। और रबी वो क्रॉप है जो अक्टूबर में लगाई जाए और मार्च में काटी जाए। तो इन आधार पर हमने इसको मैं डिफाइन करता हूँ थोड़ा, ठीक है। पहले आती है हमारी रबी, ये कब लगाई जाती है, रूम वाली, यानी रबी वो क्रॉप है जो अक्टूबर में लगाई जाए और मार्च में काटे जाए। द क्रॉप विच इज सोन, लिखो सोन, सॉरी, विच इज सोन ऑन अक्टूबर एंड हार्वेस्टेड इन मार्च। ऑब्वियसली बात है वो क्रॉप जो अक्टूबर में लगाई जाए और मार्च में काटी जाएगी। अक्टूबर से लेकर मार्च तक गर्मियां होती हैं सर्दियां होती है, ऑब्वियसली बात है सर्दियां होती है, तो कौन सी क्रॉप हो गई, दिस क्रॉप, रबी क्रॉप इज, रबी क्रॉप इज ग्रोन इन विंटर सीजन, विंटर सीजन, ठीक है। दो डिफरेंस करेंगे। अब देखो, अब यहीं से ही पता चल रहा है कि अक्टूबर में लगाई जा रही है और मार्च में काटी जा रही है। तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक तो सर्दियां ही होती है, तो ये सर्दियों में लगाई जाती है। क्वेश्चन ये रेज होता है कि सर्दियों में ही क्यों लगाई जाती है, गर्मियों में क्यों नहीं लगाई जाती, क्योंकि देखो ये वो वाली क्रॉप्स है जिनको सनलाइट की जरूरत नहीं पड़ती। पहला पहला मैंने बताया रबी क्रॉप्स हम सर्दियों में इसलिए लगाइए, वो क्रॉप्स होती है जिनको सनलाइट की उतनी जरूरत नहीं पड़ती। एक
दूसरा, पानी की उतनी जरूरत नहीं पड़ती तो सर्दियों में सनलाइट भी कम होती है, वाटर भी कम होता है, इसलिए क्रॉप्स सर्दियों में ही लगाई जाती है। तो अब हमारी आती है जोक वाली, ऐसी क्रॉप्स जो जून में लगाई जाए, अक्टूबर में काटी जाए, खरीफ क्रॉप। ऐसे लिख सकते हो, द क्रॉप विच इज सोन इन अक्टूबर, सॉरी जून, कल बोला, जून एंड हार्वेस्टेड इन अक्टूबर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा, कहीं पे अक्टूबर लिखा है, कहीं पे नवंबर लिखा है, कहीं पे सितंबर लिखा है, तो ये डेट आगे पीछे होती रहती है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि उस एरिया का क्लाइमेट कैसा है। जैसे मैं अपने एरिया की एक एग्जांपल दूंगा, वहां पे सर्दियां बहुत ज्यादा होती हैं, तो हमारे तो वहां सितंबर में ही काटी जाती है। ठीक है, क्योंकि विंटर जल्दी आ जाता है, वहां पे डिपेंड करता है कि वहां का क्लाइमेट कैसा है। अब वो क्रॉप जहाँ पे ज्यादा गर्मी, मतलब वो एरिया जहाँ पे ज्यादा गर्मी है, तो क्रॉप जल्दी पक जाती है, तो जल्दी काट लेते हैं। और वो एरिया जहाँ पे क्रॉप जल्दी नहीं पकेगी, लेट पकेगी, तो अक्टूबर नवंबर भी चल जाता है कभी कभार। ठीक है, आगे 1-2 मंथ आगे पीछे चेंज होता रहता है, वेरी करता है क्लाइमेट कैसा वहां का। तो ऑब्वियसली बात है, आपको जून से बोला है अक्टूबर तक, जून से लेकर अक्टूबर तक सर्दियां होती हैं, गर्मियां, ऑब्वियसली बात है गर्मी होती है। तो कौन सी क्रॉप है? खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप इज ग्रोन इन समर सीजन। ठीक है, समर सीजन में ही उगाई जाती है। अब फिर से पहला वाला क्वेश्चन कि बताओ जी, ये वाली क्रॉप जो है गर्मियों में ही क्यों लगाई जाती हैं? पहला, पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है, तो मानसून का पानी आएगा तो पानी मिलेगा। सनलाइट चाहिए होती है, गर्मी चाहिए होती है, टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होता है। तो यही रीजन है कि ये क्रॉप्स गर्मियों में लगाई जाती है, ये क्रॉप्स सर्दियों में लगाई जाती है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दूंगा। ठीक है, वीट देख लो आप, ये कब लगाई जाती है? हमारी तरफ तो देखो आजकल इसकी अक्टूबर है आज, ये क्या बोलते हैं, मार्च अप्रैल के महीने में हमारे खेतों में लगाई हुई थी, तो और अभी क्रॉप्स वीट वगैरह काट दी गई। अब इसमें एग्जांपल कौन सी आएगी? राइस, जो कि अब लगने वाले हैं। पैडी क्रॉप जितनी भी है, आपने देखा होगा हमारे साइड से सारे गांव में देखा होगा, बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा होता है खेतों में, बहुत ज्यादा पानी लगा। क्या उतना पानी सर्दियों में हो सकता है? नहीं ना, या और टेम्परेचर बहुत ज्यादा चाहिए होता है। तो यही रीजन है कि ये क्रॉप सिर्फ गर्मियों में ही लगाई जाती है, तो पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है। राइस है हमारे पास, ऐसा लिख दो। मेज है, हमारी तरफ तो मेज ही ज्यादा लगाते हैं, तो मेज को भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा चाहिए होता है, पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है, इसलिए ये क्रॉप कौन सी है? खरीफ क्रॉप है। ठीक है, यहां तक समझ आई। अब थर्ड वाली मैंने बताई थी जैद क्रॉप्स, जो ट्रिक याद नहीं, ट्रिक को याद रख लेना, यहाँ से जल्दी हो जाता है। ठीक है, अब जैद क्रॉप्स वो वाली क्रॉप्स है जो इसके बीच में लगाई जाती है। ठीक है, मैं इसको रेज करके आपको नेक्स्ट बताता हूं। पहली वाली हमारी कौन सी? जैद बोला मैंने। ठीक है, जैद क्रॉप। अब ये वो वाली क्रॉप्स है, ना ये रबी है ना खरीफ है। तो जैद वाली क्रॉप्स आपने देखो कि हमारे गांव में खीरे लगाते हैं, कुकम्बर लगाते हैं, वाटरमेलन लगाते हैं, पंपकिन लगाते हैं। तो ये वो वाली क्रॉप्स हैं जो रबी और खरीफ के बीच में लगाई जाती हैं। द क्रॉप लिख देता हूं, द क्रॉप विच इज ग्रोन बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप के बीच में लगाई जाती है। एग्जाम्पल कुकम्बर देखो आप, वाटरमेलन देखो आप। ठीक है, कुकम्बर आता है, वाटरमेलन आता है। ठीक है, कुकम्बर हमारी तरफ बनते ही है। तो आपने देखा होगा ज्यादा लंबा सीजन नहीं होता उनको, आप मतलब आजकल लगाई जाएंगी, आज मई मई एंडिंग में लगाएंगे, तो मई जून जुलाई में खत्म हो जाती है, मई इसके बीच में ही आती है। ठीक है, ये सब इंट्रोडक्शन के क्रॉप्स क्या होते हैं, इसकी टाइप्स क्या होती है। ठीक है, एक बार फिर तो अब हम आगे क्या करेंगे। अब अगर हमने फसल लगाना तो हमारे पास कुछ स्टेप्स आते हैं। ठीक है,
उन स्टेप्स को फॉलो करके ही हमारी क्रॉप प्रोडक्शन होगी। जैसे सबसे पहले काम रहता है मिट्टी को तैयार करना है, फिर सोइंग करना है, फिर हार्वेस्टिंग, मतलब वो स्टेप पढ़ते हैं हम। कुछ कुछ प्रैक्टिसेस की जाती हैं। उसके बिना देखो ना, अगर हम डायरेक्ट बोलेंगे कि सीधे जी खेत में जाओ और मक्के लगाओ, ऐसा नहीं होता। वो कुछ कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, तभी जाके क्रॉप की प्रोडक्शन बढ़नी है। जब तक नाम ही मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट करना है कैसे है, तो ये प्रैक्टिसेस की जाती हैं। क्रॉप प्रैक्टिसेस लिखूंगा मैं, क्रॉप प्रैक्टिसेस की जाती हैं। ये स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। पहला स्टेप रहता है हमारा, जैसे जब भी हम खेत में जाते हैं, ऐसा नहीं है कि जाते ही सीधे बीज डाल दिया, सीड खेत में डाल दिया, नहीं। सबसे पहला काम होता है हमारा बैल शैल लगाना, तो मिट्टी को तैयार करना। तो पहला स्टेप हमारा रहेगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहला काम यही रहता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। जैसे ही हमारी मिट्टी तैयार हो जाती है, मिट्टी तैयार होने के बाद नेक्स्ट काम हमारा रहता है उस मिट्टी में सीड को डालना। ठीक है, सेकंड काम क्या रहता है, सोइंग ऑफ सीड, सोइंग ऑफ सीड। चलो जी, ये भी हो गया। अब सीड डालने के बाद नेक्स्ट हमारा काम रहता है मैन्योर को ऐड करना, खाद वगैरह, गोबर शोबर, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ठीक है, हमने खुद भी ऐड किया, हमें खुद भी ऐड करना था, हम खुद भी गांव में करते हैं ऐड, मैन्योर और फर्टिलाइजर हम खुद ऐड करते हैं। अब ये जब हमने ऐड किया, उसके बाद का काम रहता है, जैसे हमारी फसल थोड़ी बहुत तैयार होती, पानी देने का काम रहेगा। जब तक खेत को पानी नहीं मिलेगा तो फसल कैसे बनेगी। तो नेक्स्ट काम हमारा रहता है इरिगेशन, इरिगेशन। ठीक है, अब देखो, एक फसल को मिट्टी भी तैयार हो गई, ठीक है, मिट्टी भी तैयार हो गई, सीड भी डाल दिया, खाद भी डाल दी, गोबर भी डाल दिया, पानी भी डाल दिया। अब पानी डालने के बाद जब फसल थोड़ी बहुत बनेगी, तो नेक्स्ट काम हमारा क्या रहता है, उसकी देखो सिर्फ फसल ही नहीं उगेगी, साथ में कई सारे ऐसे फालतू घास उगेगा जो कि अनवांटेड होता है, जिस पर शायद आई थिंक हमें जरूरत नहीं होती। तो उसको निकालने का हमारे इस तरफ तो बहुत मदद से काम किए जाते हैं, वीड्स को निकाला जाता है। तो उस उसको वीडिंग होता है, वीडिंग बोलेंगे, वीडिंग, वीडिंग। नेक्स्ट स्टेप रहता है हमारा कौन सा, वीडिंग। अब वीड निकालने के बाद, वीड भी निकाल दिया, अब प्रोटेक्शन करना उसको, वीड और पेस्ट से बचाना है, वीडिंग एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट। अब कई सारे कीड़े भी लगते हैं, ठीक है, हमने देखा, अपने गांव में देखा, कई सारे कीड़े कीड़े लगते हैं फसलों के ऊपर, तो स्प्रे करनी पड़ती है। ठीक, केमिकल्स आते हैं वो, ये तो मतलब ट्रेडिशनल मेथड है, वेडिंग आने वाले घास निकालना होता है। कई सारे ट्रेडिशनल, एक एक करके हम स्टेप्स पढ़ेंगे और ज्यादा समझ आएगी। अब इसे स्टेप्स समझा रहा हूं मैं। तो वीडिंग, वीडिंग के बाद जब फालतू घास भी निकल गया, तो नेक्स्ट काम हमारा क्या रहता है, हार्वेस्टिंग। भाई फसल, अगर हमारी फसल अब रेडी हो चुकी, वीड्स हर चीज से बचा है, तो नेक्स्ट काम हमारा रहता है उसको काटना। हार्वेस्टिंग के सारे फेस्टिवल हमारी तरफ भी, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल मनाए जाते हैं। हमारे वहां पे कॉड बोला जाता है, जाट लगती है, मेले लगते हैं हार्वेस्टिंग होने से पहले, एक पूरे महीने वही मेला चलता रहता है। क्यों, ताकि हमारी फसल क्या हो चुकी है, मैच्योर हो चुकी है, अब उसका काम रहेगा काटने का। अब काटने के बाद क्या खेतों में ही रखना है क्या, नहीं ना। काटने के बाद इसको काट के हमने घर पे ले आना है, उसको बोलते हैं, घर में ला के स्टोर भी तो करना है। लास्ट का हमारा काम हमारा रहता है स्टोरेज का, घर में लाना है उसको, घर में लाने के बाद स्टोर करना है। स्टोर करने के बाद, अब क्वेश्चन, ये तो बाद के बाद स्टोर क्यों किया जाता है, ये तो आगे हम पढ़ते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। स्टोर करना प्रॉपरली, ताकि फ्यूचर के लिए बचा जाए, कभी आप फेमाइन आ जाए, कोई आपत्ति आपातकाल आ जाए, कुछ भी आ जाए, स्टोर करके रखना है फ्यूचर के लिए। ठीक है, अब एक एक स्टेप करके हम पढ़ेंगे। पहले पहला था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग ऑफ सीड, एडिंग मैन्योर, इरिगेशन, वीडिंग, हार्वेस्टिंग और स्टोरेज। तो एक एक स्टेप को बड़े बारीकी से पढ़ना है कि एक एक स्टेप को कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आज आज हमारी रहेगी कौन सी, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, कि सॉइल को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, ऐसे क्या तरीके हैं कि मिट्टी को प्रिपेयर किया जाता है। देखो आपने गांव में देखोगे, जैसे हम खेतों में जाते हैं तो वहां बैल लगाया जाता है। ठीक है, बैल लगा के मिट्टी को लूज किया जाता है, मिट्टी को टर्न लिए बैल लगाए जाते हैं। विधि है तो कई सारे इक्विपमेंट्स होते हैं यहाँ के लिए। ठीक है, तो इसमें इसमें टर्निंग एंड लूजिंग किया जाता है, टर्निंग एंड लूजिंग,
टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल। ठीक है, इसको इसकी डेफिनेशन टायरनिंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड प्लोइंग। प्लोइंग को मैं सीधे सीधे बोलूंगा, होता क्या प्लोइंग होता है? बैल लगाना, सिंपल अपनी देसी भाषा में। ठीक है, प्लोइंग क्या होता है? बैल लगाना। तो बैल लगाते क्यों है? ताकि मिट्टी जो टर्न आउट हो जाए। ये तो आगे की बात है, लेकिन हम पहले अब कैसे इक्विपमेंट्स इसमें यूज होते हैं। पहला इक्विपमेंट्स EQUIPMENT इक्विपमेंट्स यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सॉयल। ठीक है, मिट्टी को तैयार करने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स यूज होते हैं। पहला आता है हमारे पास प्लो, यानी इसको हम बोलेंगे हल। हल बोलेंगे, प्लो होती है। अब प्लो में क्या होता है? वुडन वुडन शाफ्ट होता है, इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। प्लो शाफ्ट, प्लो शाफ्ट होता है, प्लो शेयर होता है, प्लो शेयर है और बीम है। तीन चीजें मिलके हमारे पास प्लो बनती है। अब सर ये सारी चीज, अब प्लो शाफ्ट क्या होता है? प्लो शाफ्ट होता है हमारा जो इस टाइप में, यहाँ पे हल्के से हल जैसे बनाऊंगा मैं। ठीक है, डायग्राम ऐसे करके मान लो ये हमारी हल है। यहाँ पे ये वाली जो चीज होगी ये हमारा क्या है? प्लो शाफ्ट। क्या है? प्लो शाफ्ट। और ये हमारे पास क्या है? प्लो शेक। एक आयरन पीस लगाया जाता है, लकड़ी की होती है हमारे पास। हमारे गांव में तो सारे वुडन की, जो वुडन की, यहाँ पे एक लकड़ी की होती है। इसके आगे से आयरन पीस लगाया जाता है जो जमीन को मतलब मिट्टी को टर्न और लूज करने में हेल्प करता है। आयरन का लगाया जाता है, उसको बोलते हैं प्लो शेयर। क्या बोलते हैं? प्लो शेयर, प्लो शाफ्ट। आगे से क्या होता है कि यहाँ पे दो बैल लगाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे करके दो बैल लगाए, एक बैल इधर होगा, एक बैल इधर। तो उन बैल्स के ऊपर, बैलों के ऊपर से जो एक लकड़ी का लगा, उसको बोलते हैं बीम, को बोलते हैं बीम। ये इक्विपमेंट एक है जो टर्निंग और लूजिंग के लिए यूज होता है। दूसरा आता है हमारा हो। ये तो किसको नहीं पता, हम अपनी लैंग्वेज में इसको बंगोड़ी बोलते हैं। कुदारी जिसको बोलो, फावड़ा बोलो। ठीक है, आयरन की भी इस प्रकार की होती है। अब मैं यहाँ पे कैसे बनाऊं उसको, इस प्रकार की होती है। ठीक है, अब इसका भी यूज होता है मिट्टी को टर्न और लूज करने में। ठीक है, तो नेक्स्ट इक्विपमेंट आता है हमारा कौन सा? बस फिलहाल यही हमारे पास जो कल्टीवेटर्स ये यूज होते हैं। अब क्वेश्चन ये एरेज होता है कि टर्निंग और लूजिंग क्यों किया जाता है? व्हाई डू वी, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, व्हाई डू वी नीड टू टर्न एंड लूजन द सॉइल। मतलब मिट्टी को टर्न और लूज करना क्यों जरूरी है? ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। देखो मैं आपको बताऊंगा, अगर हमारी मिट्टी बिल्कुल हार्ड हो चुकी है, ठीक है, इस प्रकार का बिल्कुल हार्ड हार्ड हो चुकी है, आप उसके ऊपर सीड डाल दोगे डायरेक्ट, क्या वो सीड मिट्टी के नीचे पेनिट्रेट होंगे? नहीं होंगे। मैं बता रहा हूं कि हमारी ये मिट्टी है, हार्ड है बिल्कुल, सीड हमने डाल दिया, ये हमारे पास सीड है, क्या ये सीड हार्ड वाली मिट्टी से अपने रूट्स नीचे डाल पाएगा? नहीं। तो हमें क्या करना, टर्न एंड लूज करना पड़ता है, बहुत नरम करना पड़ता है। जैसे मिट्टी नरम हो जाएगी तो इजिली सीड क्या हो जाएंगे, अपने रूट्स को नीचे पेनिट्रेट करेंगे और ग्रो हो जाएगी। एक दूसरा क्या होता है कि हम जो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स, मान लो ये सॉइल है, सारे न्यूट्रिएंट्स ऊपर वाली लेयर में बैठे हुए हैं। मान लो इस वाली लेयर पे न्यूट्रिएंट्स बैठे, यहाँ तो किसी एक पार्टिकुलर लेयर में हमारे न्यूट्रिएंट्स बैठे हुए हैं। तो टर्न एंड लूज हम मिट्टी को करेंगे तो ये न्यूट्रिएंट्स मिक्सअप हो जाएंगे। ठीक है, मिक्सचर बन जाएगा इनका, मतलब ऊपर न्यूट्रिएंट्स की मिक्सेशन हो जाएगी मिट्टी के साथ। 2 पॉइंट। तीसरा आएगा हमारे पास, मान लो ये मिट्टी है, अब टर्न और लूज करने के बाद हमारे पास क्या होगा, जो ऑक्सीजन है, मतलब लूज हो जाएगी मिट्टी तो ऑक्सीजन भी इसके मिट्टी के अंदर चली जाएगी, तो मिक्सअप ऑक्सीजन हो जाएगी। ठीक है, एक दूसरा आपने खुद देखो, मान लो हमारे पास मिट्टी है, काफी हार्ड है, अगर यहां हम पानी डाल देंगे, ठीक है, यहां हम पानी डाल देंगे, अगर हार्ड वाली मिट्टी है तो डायरेक्ट पानी निकल के नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर हमने मिट्टी को टर्न एंड लूज कर दिया है, बिल्कुल नरम बना दिया है,
तो पानी जो है बहेगा नहीं, बल्कि उसी वाटर में रिटेन हो जाएगा, वहीं पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ये 3 पॉइंट्स आप लिख सकते हो। पहला क्या बताया मैंने कि मिक्स न्यूट्रिएंट्स, नहीं, पहला बताया मैंने कि हमारे पास जो सीड है उसके रूट्स इजिली पेनिट्रेट हो जाएंगे। एक दूसरा बताया मैंने कि हमारी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका मिक्सअप हो जाएगा टर्न एंड लूज करने से। सेकंड, थर्ड, हमारे पास मिट्टी को टर्न और लूज करने से हमारी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो मिट्टी में बढ़ जाती है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ हमारे पास होते हैं क्लम्स। क्लम्स बोलते हैं क्या होते हैं, ये लम्स लिखो। इसका यूज इसमें ज्यादा होता है। क्या होता है, जब हम बैल लगाते हैं तो हमारे पास कई सारे ऐसे समझो कि मिट्टी के कुछ बड़े बड़े लम्स ढेर सारे होते हैं, तो उनको तोड़ने ये इसका यूज किया, वो का यूज किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, हम अपने लैंग्वेज को बोलते हैं उड़ा निदनु, ठीक है, अपने लैंग्वेज में बोलते हैं। तो इससे क्या जाता है, इन लम्स को तोड़ा जाता है ताकि मिट्टी क्या जाए, बराबर हो जाए, लम्स हो जाए। ठीक है, ये था कुछ हमारा पहला टॉपिक जिसका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कैसे की जाती है। इक्विपमेंट्स बताए मैंने, फ्लो होता है, हो होता है। तो क्वेश्चन ये होता है कि फ्लो करना क्यों जरूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा कि सोइंग। ये मिट्टी तैयार हुई, ठीक है, मिट्टी तैयार होने के बाद नेक्स्ट काम हमारा रहेगा सीडिंग, मतलब सीड को कैसे मिट्टी में डाला जाए, तो सोइंग। ठीक है, तो नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे इससे आगे। तो थैंक यू, यहीं पर अपना लेक्चर का क्लोज करता हूं मैं। थैंक यू सो मच।